तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज का टॉपिक है इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस, और इसमें हम लोग इंडिया यूके भी देख लेंगे, है ना। आइए। हाँ, इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल मैं ही इस बैच का समापन करूंगा। हाँ, मैं ही करवाऊंगा सोसाइटी, बिल्कुल। चलिए अब पढ़ा जाए, बहुत हो गया कमेंट। यूनाइटेड किंगडम संबंध क्या क्या चर्चा में रहा है अभी। अगर हम भारत यूरोपीय यूनियन, अभी 3 दिन पहले ही अगर आप द हिंदू फॉलो करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य जो बीटीआईए था, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर नई बातचीत की शुरुआत हुई है। और लग रहा है जब से इंडिया यूके के मध्य एफटीएम ने सेटा साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तब से यूरोपियन यूनियन का भी रुझान जो है वो भारत को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा है। यानी जल्द ही आपको दिख सकता है निकट भविष्य में कि भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य जो है वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता साइन होगा, है ना। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, तो चर्चा में क्या रहा। तो पहला, भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सहमति को लेकर वार्ताएं। दूसरा, अगर आप देखें तो जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण उत्पन्न नवीन चुनौतियों के संदर्भ में भारत ईयू के मध्य रक्षा सहयोग को बढ़ाने की बात, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इधर रहा। सभी का स्वागत है जो लोग जुड़े हैं, है ना। आप बंद करिए कमेंट, अब फिर मुझे कहना ना पड़े, है ना। जैसे भारत और रूस के मध्य, इधर रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान आई निकटता भी भारत यूरोपियन संबंधों के मध्य एक करवाहट को नए स्वरूप में उसने उजागर किया है ना। भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदना, और अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के सभी देश क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं भारत जो है वो रशिया से कोई भी तेल न खरीदे। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका की सह पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोप के कई देशों के द्वारा लगाया गया। ऐसी स्थिति में भारत और रूस के मध्य संबंधों में आई निकटता भी भारत यूरोपियन यूनियन के संबंध के लिहाज से हाल के वर्षों में थोड़ा चिंताजनक दिखा है। तो हम यह भी इसको ऐड कर सकते हैं तीसरे, और यहां से करंट के पार्ट पर चीजें जोड़कर पूछ सकता है ना। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत रूस के मध्य बढ़ती निकटता के कारण उत्पन्न चिंताएं। ज्यादा जो सवाल आपसे बनेगा वो यहां से बनेगा, है ना। वैसे डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन जो है ना, उससे कोई डायरेक्ट सवाल बनने के चांसेस कम है। किसी कॉन्टेक्स्ट में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पूछ सकता है, या हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य सामरिक साझेदारी है ही 2004 से, तो रक्षा के सहयोग को एक नए नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाए जाने की बात है। क्योंकि हिंद महासागरीय क्षेत्र में जिस प्रकार से चीन का हाल के वर्षों में अभ्युदय हुआ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कई बार हम लोगों ने गाए बगाए चर्चा की है। वैसी स्थिति में जो समुद्र व्यापार एवं जो फ्री ट्रेड को लेकर चिंताएं हैं वो सिर्फ भारत की नहीं है, अमेरिका की नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन की भी। तो इसको लेकर निकट भविष्य में भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य कोई रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हो सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ी जो है वह चिंता की बात है रूस यूक्रेन वॉर को लेकर। तो चलते हैं थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, यूरोपियन यूनियन का बच्चों इतिहास हमें उतना डिटेल नहीं जानना है ना, क्योंकि आपसे यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि यूरोपियन यूनियन कब बना, क्यों बना, कैसे बना। संक्षेप में आप देखें तो यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपीय देशों का एक बड़ा संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। अगर हम कहें कि दुनिया के सर्वाधिक सफल क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का अगर हम उदाहरण देखें तो वह कौन है, यूरोपियन यूनियन। यानी दुनिया का सबसे सफलतम हम कह सकते हैं एक रीजनल ग्रुपिंग का एक पार्ट है, एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक कल्चरल, एक यूनिटी को लेकर यूरोप के 27 देशों का एक साथ रहना, आज की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक साथ आना, या कहीं ना कहीं उनके एक बड़े संगठन होने की बात को रखता है। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के मध्य अगर संबंध की बात करें तो थोड़ा पहले हम यूरोपियन यूनियन क्यों आया उसके बारे में संक्षेप इतिहास जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश को सर्वाधिक नुकसान हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भी, द्वितीय विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरह क्या हो गई, जर्जर हो गई। यूरोप की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में फ्रांस और जर्मनी के मध्य बहुत कटुतापूर्ण संबंध थे, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध। इधर जो है ब्रिटेन भी पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में बर्बाद हो चुका था। ब्रिटेन के जो भी धनाढ्य देश थे, विकसित देश थे, यूरोप वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में पूरी तरह जर्जर हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। ऐसी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के देशों में आर्थिक सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 1950 में ही खास करके कोयला और इस्पात व्यापार के क्षेत्र में 1952 में एक संगठन बना, और 1957 में जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना रोम संधि के परिणाम स्वरूप हुई। आगे चलकर आप देखें तो जो maastricht की संधि है उसके जरिए यूरोपियन यूनियन पूरी दुनिया में पहली बार अगर आप देखें तो 1991 में आया। तो यूरोपियन यूनियन का संक्षिप्त परिचय में हम क्या लिख सकते हैं
लिख सकते हैं, जैसे संक्षेप में दो चार बातें, तो कुछ भूमिका में नोट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे सफलतम क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में यूरोपियन यूनियन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना जाता है। वर्तमान में ईयू में, यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 देश शामिल हैं। जैसे यूरोप में पहले ब्रिटेन भी 1973 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ और 2020 में ब्रेक्जिट के जरिए, ब्रेक्जिट अब पुराना हो चुका है, फिर भी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना को हम क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन से। हालांकि वो घटना पुरानी है, लेकिन उसकी चर्चा भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो जो अगर आप देखें तो यूके यूरोपियन यूनियन में 1973 में शामिल हुआ और 2016 में हुए यूके में जनमत संग्रह के पश्चात ब्रिटेन, यूके कह सकते हो, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट, है ना। तो ये जो है अब क्यों बाहर हुआ, उसके पीछे कई कारण, हालांकि ये घटना बहुत पुरानी है, 2025 की, 2020 की घटना है, 5 साल बीत गए। फिर भी जब भी हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन के बाहर होने से अंतरराष्ट्रीय मंच पर ब्रिटेन जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था अगर किसी यूरोपियन यूनियन से बाहर होती है तो इसका कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव कम, नकारात्मक प्रभाव अधिक दिखा। और ब्रिटेन क्यों एग्जिट होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण तो था नहीं, है ना। क्या पहला कारण अगर हम कहें तो पहली बात क्या थी कि यूरोपियन यूनियन को चलाने के लिए जो बड़ा खर्च है, उस खर्च का एक बड़ी राशि यूके को देना पड़ता था। दूसरा कि जो ब्रिटेन में आर्थिक मंदी आई, ब्रिटेन में जो बेरोजगारी, गरीबी की संख्या बढ़ी, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में यूके का शामिल होना भी था। कि जैसे जो संजन समझौते के तहत कि आप जो भी एक देश के यदि नागरिक हैं यूरोपियन यूनियन के, तो यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में आप आराम से नौकरी कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, कहीं आपको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य देश का आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। वैसी स्थिति में किसी भी एक देश की नागरिकता है तो आप यूरोपियन यूनियन के अन्य सभी देशों में रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। तो जब ब्रिटेन में बेरोजगारी के बढ़ने के पीछे एक तर्क यह भी दिया गया कि ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश के लोग जो है वह आकर रोजगार करने लगे, इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो अन्य बहुत सारे कारण थे, जैसे 2015 के बाद यूरोप के कई देशों में आतंकवाद की घटना हुई, शरणार्थियों की समस्या, मानवाधिकार हनन का मुद्दा, और इसके पीछे बहुत सारे आतंकी संगठनों की भागीदारी दिखी। अब अगर संजन समझौते के तहत आप किसी भी एक देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आप यूरोपियन यूनियन के अन्य किसी भी देश में जाकर रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को सुरक्षा संबंधित एक नई चिंता देखने को आई कि यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में कोई आतंकी संगठन का व्यक्ति वहां की नागरिकता किसी भी गैर कानूनी तरीके से ले लेता था और उस रास्ते से वो यूके में आकर रहने लगा, या फ्रांस में, जर्मनी में। ऐसी स्थिति में जो बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां हुई, इनमें सुरक्षा संबंधित चिंताओं को लेकर ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। तो यूरोपियन यूनियन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी प्रतिष्ठा को इससे ठेस पहुंचा कि ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था अगर यहां से बाहर हो रही, इसका मतलब यूरोपियन यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं चल, यूरोपियन यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ समस्या है। तो यूरोपियन यूनियन को की साख को नुकसान पहुंचा। नोट करते चलो कुछ कुछ बेसिक बातें। यूरोपियन यूनियन की स्थापना अगर हम कहें तो सबसे पहले 1957 में यूरोपीय आर्थिक परिषद के रूप में स्थापना हुई थी और 1993 में यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आया। तो लिख लीजिए, यूरोपियन यूनियन की अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापना 1993 में हुई। आप सबको पता है कि यूरो का प्रचलन, यूरो क्या है, मुद्रा है यूरोपियन यूनियन के देशों की, है ना। 1999 से यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए एकीकृत मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन हुआ। हालांकि यह कोई बाध्यकारी नहीं थी कि आपको सभी व्यापार यूरो में ही करने हैं, है ना। कई देश ऐसे भी थे जो अपनी स्थानीय मुद्रा जो उनकी थी उसमें व्यापार हो रहे थे। अब भारत यूरोपियन यूनियन के संबंध पर आने से पहले थोड़ा यूरोपियन यूनियन की स्थापना के उद्देश्य को संक्षेप में समझ लो, है ना। यूरोपियन यूनियन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? यूरोप के देशों में एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना, यूरोप के देशों में एकता, एकीकरण की भावना को विस्तार देना, एक आर्थिक संगठन के रूप में, है ना। क्लास रुकी हुई है ना, यहां से जारी बबीता, है ना। तो स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला, यूरोप के देशों का एकीकरण करना। दूसरा, यूरोप के विभिन्न देशों के मध्य
देशों के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा। तीसरा, यूरोप के देशों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य का विकास करना। व्यापार एवं वाणिज्य का विकास करना। संक्षेप में यूरोपियन यूनियन क्यों आया, इसको जानना जरूरी है। एवं वाणिज्य का विकास करना, है ना। उससे पहले लिखा है यूरोप के विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। हो गया, यूरोप के देशों का एकीकरण करना। समान विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति के द्वारा यूरोप के देशों के सामाजिक आर्थिक विकास की पहल, है ना। अब देखिए यूरोपियन यूनियन जो है इसका अपना संसद है ना। आप सबको पता ही है यूरोपियन यूनियन का संसद है, पूरी इसकी परिषद है। तब उतना यूरोपियन यूनियन के बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना, हमें भारत यूरोपियन यूनियन को समझना है, ठीक है। तो पृष्ठभूमि के लिए आप इसको समझ गए। भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य अगर हम देखें डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1962 में होती है। 1960 में अगर आप देखें तो आर्थिक सहयोग परिषद बनता है। उसके बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य 1962 से ही डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट होता है। 1990 के बाद जब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी, वैसी स्थिति में आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे पूंजीवादी विकसित देश हैं। जैसे हम बात करें जर्मनी की, जैसे हम बात करें यूके की, जैसे हम बात करें फ्रांस की, जैसे हम बात करें इटली की, ये सब दुनिया के विकसित देश हैं। और भारत का इन देशों के साथ बेहतर आर्थिक संबंध विगत वर्षों में रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य सामरिक संबंधों की शुरुआत 21वीं सदी में होती है और 2004 में भारत यूरोपियन यूनियन का सामरिक भागीदार बनता है। तो ये तो दोनों देशों के मध्य संबंधों का एक ऐतिहासिक विकास क्रम आप समझ पाते हैं। तो एक हेडिंग बना लें, भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों का संक्षिप्त चर्चा। भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों का विकास क्रम। तो पहला आप कह सकते हैं कि 1962 ईस्वी से ही भारत तथा पहले यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल हुआ करती थी, ईईसी, है ना। भारत तथा यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल के मध्य औपचारिक संबंधों की शुरुआत हुई। जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ साझे मूल्य को लेकर भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों का दृष्टिकोण कॉमन है। जैसे आप में अधिकतर यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो लोकतंत्र, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्थायित्व, बहुध्रुवीयता, इन सब एक बेहतर विश्व व्यवस्था के समर्थक देश हैं। और यूरोपियन यूनियन के देश और भारत के मध्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साझा मूल्यों को लेकर सदैव सहमति रही है। जैसे हमने अपनी विदेश नीति में भी देखा कि भारत सदैव क्या रहा है, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्थायित्व का समर्थक देश रहा है। भारत ने इसलिए पहले तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और आज भी भारत अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व स्थायित्व के लिए हर संभव प्रयास करता है। यही चीज यूरोपियन यूनियन के देशों में भी है कि लोकतंत्र, साझा जो मूल्य है, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर हो, चाहे नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाने को लेकर हो, चाहे मानवाधिकार के मुद्दे की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे वैश्विक जीवन में जो भी समस्याएं, उसको लेकर दोनों के मध्य साझे मूल्य जो है वह एक दूसरे के निकट लाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट करते हैं। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत तथा यूरोपियन यूनियन साझे मूल्यों के कारण सदैव एक दूसरे के निकट रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं अस्थायित्व, बहुपक्षीयता, मल्टीलैटरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद, मानवाधिकार आदि मूल्यों को लेकर भारत तथा ईयू के साझा दृष्टिकोण रहे हैं।
कब हो जाएगा राज सिंह, चिंता क्यों करते हो, मैं आ गया हूं, है ना। मूल्यों के कारण सदैव एक दूसरे के निकट रहे। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व, बहुपक्षता, बहुसंस्कृतिवाद, मानवाधिकार आदि मूल्यों को लेकर भारत तथा यूरोपियन यूनियन के साझा दृष्टिकोण रहे। यानी दोनों, आ जाओ जूनियर इसरत, है ना, दोनों के दृष्टिकोण साझा रहे। बढ़े आगे। भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य 2004 में सामरिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, जिसके द्वारा भारत रक्षा के क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ सैन्य अभ्यास लड़ाकू विमान एवं अन्य सामरिक प्रौद्योगिकी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी यूरोपियन यूनियन के देशों से प्राप्त कर रहा है। उदाहरण के रूप में आप देखें तो हमने राफेल डील किया फ्रांस के साथ, जर्मनी के हम बहुत सारे जो सामरिक पुर्जे बनाने के लिए जर्मनी की बहुत सारी अग्रणी कंपनी है उनके साथ हमारे समझौते हैं। पहले यूके भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, उनसे भी हमने बहुत सारे रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग किया है। तो भारत यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ जो यह समझौता हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में, इसके कारण भारत जो भी सामरिक महत्व के औजार हैं, हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, जो भी प्रौद्योगिकी है, यह यूरोपियन यूनियन के देशों से प्राप्त कर पाया है ना। तो लिख सकते हैं अब भारत का यूरोपियन यूनियन के कुछ प्रमुख देशों के साथ बहुत बड़ा व्यापार है। जैसे अगर हम बात करें यूके, मान लीजिए 2020 में निकला, लेकिन लंबे समय तक यूके भी तो उसका पार्ट रहा। तो जैसे यूके के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, नीदरलैंड के साथ, स्पेन के साथ, इटली के साथ, तो भारत यूरोपियन यूनियन के कई देशों के साथ भारत का व्यापार जो है वो बड़ा ही व्यापक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य $137 बिलियन के आसपास व्यापार ट्रेड होता है, और यह जो ट्रेड है वो भारत के पक्ष में है, क्योंकि हमारे यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। सर्विस के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा ट्रेड होता है। तो अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लिखिए, भारत का यूरोपियन यूनियन के कई बड़े देशों यथा पूर्व में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, इटली आदि के साथ व्यापार व्यापक स्तर पर होता है। कई लोग अभी भी, रोहित अभी भी जुड़ रहे हो, टाइम से जुड़ा करो, आधे में आओगे तो दिक्कत आएगी। व्यापारिक भागीदार देश है ना। तो हमने यहां पूर्व में ब्रिटेन क्यों लिखा है, क्योंकि 2020 के बाद तो ब्रिटेन अब नहीं रहा ना। चलिए थोड़ा सा और, इसमें इंडिया यूरोपियन यूनियन के मध्य 2023-24 में वार्षिक व्यापार $136.5 बिलियन के आसपास था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश, बड़ा व्यापारिक भागीदार यूरोपियन यूनियन रहा है। तो जैसे भारत से निर्यात लगभग, और भारत में ईयू से आयात तो लगभग $60.8 बिलियन के आसपास। तो आप देख सकते हैं व्यापार अधिशेष है ना, आप देख सकते हैं, तो लगभग $15 बिलियन का सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस, व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है।
अब आप सोचिए कि जब ट्रंप के द्वारा भारत पर टैरिफ इंपोज किया जा रहा है, वैसी स्थिति में अगर भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य अगर एफटीए हो जाता है तो यह हमारे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। क्योंकि अगर ऐसे ही 137 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड है और अगर एफटीए साइन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो 250 बिलियन प्लस हो जाएगा। तो जो व्यापार को नुकसान हमें अमेरिका से हो रहा है उसकी भरपाई लंबे समय से तक वहां से हो सकती है। जैसे भारत ने यूके के साथ एफटीए किया तो उससे भी हमें बहुत मदद मिलने वाली है ना। तो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत क्या चाहता है कि दोनों देशों के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, है ना। अब इसमें अगर हम देखें सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 51 बिलियन डॉलर से अधिक सर्विस एक्सपोर्ट है। भारत की कई बड़ी कंपनियों का कार्यालय, कई बड़ी कंपनियां जो है, जैसे हम इन्फोसिस की बात करते हैं, टीसीएस की बात करते हैं, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारी एमएनसीज या यूरोपियन यूनियन के विभिन्न देशों में इनकी शाखाएं हैं, इनके ऑफिस है। और सॉफ्टवेयर की बात हो, चाहे टेक्सटाइल की बात हो, चाहे केमिकल की बात हो, चाहे रत्न और जवाहरात की जेम्स एंड ज्वेलरी की बात हो, इन सब में, चाहे लेदर गुड्स की बात हो, इन सब में हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापारिक भागीदारी है। तो अगर भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य कोई एफटीए होता है तो यह हमारे लिए अच्छा है। अब थोड़ा सा भारत यूरोपियन यूनियन के संबंधों में चुनौतियां क्या है उसको लेकर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अगला एक हेडिंग बनाइए। पहले भारत ईयू के मध्य संबंधों में व्याप्त चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि माना कि 136-37 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, परंतु भारत जैसे 145 करोड़ आबादी वाले देश या यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की आर्थिक क्षमता के मुताबिक यह व्यापार बहुत कम है। अगर चाइना के साथ हम ट्रेड की बात करें, ईयू का ट्रेड, तो वह 600 बिलियन डॉलर से अधिक है। सोचिए कि हमारे ट्रेड से 4 से 5 गुना बड़ा है चाइना के साथ ट्रेड। तो जितना ट्रेड वॉल्यूम होना चाहिए वो नहीं है। हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी बाधा एफटीए है कि दोनों देशों के मध्य, देश कहता हूं बार बार, यूनियन वो देश तो नहीं है, देशों का संगठन है, भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाए, टैरिफ में कटौती हो जाए, तो भारतीय वस्तुओं के लिए सबसे बड़ा बाजार यूरोपियन यूनियन हो सकता है। और यूरोपियन यूनियन के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। तो जैसे अमेरिका में आप टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करते हैं यहां से, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है इसका मतलब प्राइस उसका बेहतर होता है, और जो हायर एंड वाले गुड्स है, कमोडिटी है, उसमें रिटर्न भी प्रोड्यूसर को ज्यादा मिलता है। तो अगर अमेरिका हम सामान नहीं भेज पा रहे हैं, वैसी स्थिति में अगर यूरोपियन यूनियन का बड़ा बाजार भारत को मिलता है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। तो वर्तमान में भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य व्यापार, भले भारत को लगता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, परंतु यह व्यापार अभी भी दोनों देशों की, दोनों के अर्थव्यवस्था, जनसंख्या के मुताबिक बहुत कम है। अगर आप चाइना के साथ 500-600 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारत के साथ ट्रेड जो है वो बहुत कम है। तो सबसे बड़ी समस्या, और इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरी बात क्या है कि ये जो भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, इन सबको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर भारत से निर्यात हो रहा है यूरोपियन यूनियन और उसमें चाइल्ड लेबर का यूज किया गया या उसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक गुणवत्ता है उसमें जरा सा भी कोताही बरती गई है, वैसी स्थिति में पूरी की पूरी कंसाइनमेंट खारिज कर दी जाती है। तो जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो बड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वहां का है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड, वहां पर आपके प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता से पूर्णतः युक्त होना चाहिए। जैसे भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे, है ना, बहुत सारे बाल मजदूर, बाल श्रमिक काम करते हैं। कई बार कार्य की बेहतर दशाओं का अभाव होता है, कई बार उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं होती है। और अगर मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग में अगर बाल श्रम का यूज हुआ है, वैसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासकर यूरोपियन यूनियन के देश वैसे उत्पाद जिसमें पर्यावरणीय मानकों का पालन न किया गया हो, नंबर 1, जिनमें बाल श्रम, नंबर 3, जिनमें स्टैंडर्डाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता है वो उसमें अगर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो कंसाइनमेंट पूरी खारिज कर देते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार में हमें बहुत ही अंतरराष्ट्रीय नियम, गुणवत्ता, पर्यावरणीय मानकों तमाम, जैसे मान लीजिए अगर भारत से दवा वहां अगर एक्सपोर्ट की जा रही है तो दवा की क्वालिटी हमारी बहुत उत्कृष्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो पूरी की पूरी कंसाइनमेंट क्या हो जाएगी, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है वहां पर। तो जो भारतीय व्यापारी है उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना वहां करना पड़ता है कि अगर आपको यूरोपियन यूनियन व्यापार करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसकी गुणवत्ता को लेकर बहुत सारी समस्या। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो अच्छी बात है। दूसरा, हमें अपने उत्पादों की गुणवत्ता को क्या करना होगा, अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप ढालना होगा, पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा, बाल श्रम, इन सब का प्रयोग कर उत्पाद नहीं बनाने होंगे। और अगर ऐसा प्रोडक्ट हम बनाते हैं जिसमें इन तरह की चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वे यूरोपियन यूनियन के देश इसे अपने देश में अनुमति नहीं देंगे। दूसरा, अगर आप देखिए एक बड़ी समस्या क्या है कि भारतीय वस्तुओं से अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ अधिक लगाते हैं। ये तो हर देश करता है। हर देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या करता है, कहीं बाहर से कोई माल आ रहा है अगर वो सस्ता है तो वैसी स्थिति में उनके घरेलू उत्पाद को कौन खरीदेगा। तो जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो भारतीय उत्पादों पर बड़ा टैरिफ लगाते हैं। इस कारण भी हमारा व्यापार क्या है, कम है। इसके अलावा अगर आप देखिए भारतीय जो उत्पाद है उसको लिमिटेड क्षेत्र में ही वहां पर व्यापार हो रहा है। हमारे व्यापार के यानी निर्यात में विविधीकरण नहीं है, विविधता नहीं है। जैसे भारत से अधिकतर हम क्या निर्यात करते हैं, जैसे मशीनरी, जैसे हम जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे हम फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर, तमाम लेदर गुड्स। तो ये सारे उत्पादों की जो पहले तो क्वालिटी को लेकर समस्या, दूसरा इन सब पर अगर टैरिफ इंपोज अधिक होगा तो ऑब्वियसली ये उत्पाद वहां क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। कुछ और भी कारण है संबंधों में व्याप्त चुनौतियां जो आप समझ ही रहे हैं, है ना। जैसे यूक्रेन रूस युद्ध के पश्चात, है ना, वो जो है रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों में खटास आई। तो नोट करिए एक एक करके। हमें तो लग रहा है तुम्हारा स्पीड जो है ना 0.5x पे आ गया है, हम तो वही हैं, पिछले 16-17 साल से यही स्पीड है। लिखो भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों में व्याप्त चुनौती। तो इंडिया, पहला लिखो इंडिया
यूरोपियन यूनियन के मध्य वार्षिक व्यापार, जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति के बावजूद बहुत कम, तो 136 के आसपास। दूसरा, भारतीय वस्तुओं पर यूरोपियन यूनियन द्वारा अधिक टैरिफ शुल्क लगाया जाना। आइए, इंदिरा गांधी भी आ गई हैं, क्या बात। देखना जवाहरलाल नेहरू ना आ जाए, क्या नाम सब, वास्तव में नाम है तो कोई बात नहीं। चलिए लिखिए, देखिए यूरोपियन यूनियन के देश, ईयू के देश पर्यावरणीय मानदंडों, अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता, पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने, एक साथ लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता, बाल श्रमिकों का विनिर्माण में प्रयोग नहीं आदि मानकों के आधार पर भारत से भेजी जाने वाली वस्तुओं को अपने घरेलू बाजार में प्रवेश निषेधित करते हैं, को रोकते हैं, है ना। है ना, तो पर्यावरणीय मानदंडों, अंतरराष्ट्रीय स्तर, पर्यावरणीय मानदंडों का पालन, जो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, बाल श्रमिकों का अगर विनिर्माण में प्रयोग नहीं हो आदि मानकों का प्रयोग करते हैं के आधार पर भारत से भेजी जाने वाली वस्तुओं को अपने घरेलू बाजार में प्रवेश को रोकते हैं, है ना। अच्छा, कमेंट कम करो। और एक समस्या क्या है, जैसे वीजा को लेकर, जैसे भारत के जो एम्प्लॉई हैं, आपको गल्फ खाड़ी के देशों में, आसियान के देशों में, यहां तक कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आपको आराम से वीजा मिल जाता है, ज्यादा कठिनाई नहीं होता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देशों में जो भारतीय कामगार वहां काम करने जाते हैं, वैसी स्थिति में वहां पर वीजा को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, है ना। और इसको लेकर जो भारतीय पेशेवर हैं उनको वीजा संबंधित बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि भारत से बहुत बड़ा जो एलिट क्लास वर्कर है, जो प्रोफेशनल क्लास वर्कर्स है, उनकी एक बड़ी खेप जो है वो नहीं जा पाती। एक और समस्या समझे, पहले यूरोपियन यूनियन में जब ब्रिटेन उसका मेंबर हुआ करता था, तो भारत के अधिकांश कंपनियों का हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन में कहा था, ब्रिटेन में। और चूंकि ब्रिटेन में हेडक्वार्टर था, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन और भारत के संबंध बेहतर होने के कारण कोई समस्या पहले विशेष नहीं आती थी। लेकिन आज ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के कारण वीजा संबंधित कठिनाई बड़ी आ गई। दूसरा क्या है, भारतीय कंपनियों का हेडक्वार्टर कहां है, अधिकांश कंपनियों का हेडक्वार्टर ब्रिटेन में है, जबकि यूरोपियन यूनियन के कई देशों में उनका ऑपरेशन है। इसको लेकर भी बहुत सारी समस्या आ रही है ना। चलिए, ठीक, सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा कमेंट फिर शुरू हो गए। कैसे पढ़ाऊंगा सोसाइटी, बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। चाइना में बाल श्रम होता है, लेकिन चाइना उसको छुपा लेता है बहुत कुछ, है ना। हमारे यहाँ मीडिया सक्रियता बहुत अधिक है ना। चाइना में ऐसे आप सरकार को सड़कों पर उतरकर सरकार के विरुद्ध अपमानजनक शब्द बोलेंगे, तियानवान चौराहे पे आपको गोली मार दी जाएगी, छात्र आंदोलन को दबा दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ विशुद्ध लोकतंत्र है, पूरी आजादी, आपको मन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सीजीआई तक पर अपमानजनक कार्रवाई कर दी गई, अब इससे बड़ी बात क्या होगी, जो बहुत ही निंदनीय है ना। चाइना में मीडिया को इतनी स्वतंत्रता नहीं है, नागरिक को जब है ही नहीं स्वतंत्रता, तो मीडिया किस खेत की मूली, है ना। लिखिए, आज तक तो पढ़ा लिया, अब आगे फिर शुरू हो गया, इतना कमेंट करोगे तो मैं इरिटेट हो जाता हूं, है ना। चलिए आगे लिखिए, लिखिए, भारतीय श्रमिकों, पेशेवरों, प्रोफेशनल्स को यूरोपियन यूनियन के देशों में वीजा संबंधित सख्त प्रावधानों के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना
करना पड़ता है। चाइना जैसे बनना कोई अच्छी बात नहीं है। चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट सरकार है, वन पार्टी सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है। दूर का ढोल सुहाना लगता है उदय, दूर का ढोल बहुत सुहाना लगता है। क्या लिखा आपने, भारतीय श्रमिकों पेशेवरों को यूरोपियन यूनियन के देशों में वीजा संबंधित सख्त प्रावधानों के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले आसान था, जैसे जब तक ब्रिटेन था यूरोपियन यूनियन का पार्ट हमारे लिए आसान ही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने रहे। ऐसी स्थिति में जैसे भारतीय पेशेवर ब्रिटेन की नागरिक वहां वीजा मिल गई, ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन के देशों में बहुत सारी कंपनियों का हेड ऑफिस यूरोपियन यूनियन के देशों में जो ऑपरेट कर रही है ब्रिटेन में हुआ करता था, और वहां से फ्रीली मूवमेंट हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहां जो है अब क्या है, समस्या और गंभीर हो गई है वीजा संबंधित। एक और जो समस्या है वह है यूरोपियन यूनियन के, लिखो फटाफट, देशों के मध्य व्यापार संबंधित बहुत सारी नीतिगत स्पष्टता है, नीतिगत स्पष्टता का अभाव है, जिस कारण भारत से निर्यात में अलग अलग देशों में बाधा आती है, बाधा या समस्या आती है। एक जो चुनौती है वो आप सभी समझते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात यूरोपियन यूनियन द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाना तथा भारत रूस के मध्य कच्चे तेल के व्यापार में आई अचानक वृद्धि भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों में हाल के वर्षों में एक नई समस्या के रूप में, एक नई चुनौती के रूप में देखी जा रही। लास्ट बट नॉट लीस्ट लिख दो, लिख लो, भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य वार्ताओं के कई दौर के पश्चात भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सहमति का अभाव घटनाक्रम न्यूज में रहती है, चर्चा में, उसी को आप ज्यादा पढ़ते हैं। आज आपकी 31वीं क्लास है, पीडब्ल्यू के इतिहास में सबसे ज्यादा इसी बैच में क्लास हुई है। तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हालिया प्रयास जैसे आपने देखा इंडिया यूरोपियन यूनियन के मध्य जो बहुत सारे कारण यहां भी वो आ जाएंगे, है ना, प्रशुल्क में कटौती को लेकर जो चीजें, वहां बहुत सारी बातें दोनों देशों के मध्य आ जाएगी। जैसे जो भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात है ना, जो एफटीए है उसका नाम क्या है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं बीटीआईए। ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता।
बेसिकली मुक्त व्यापार समझौता का अर्थ क्या होता है ना? मुक्त व्यापार में दो देशों के मध्य व्यापार के क्षेत्र में जो भी प्रशुल्क है ना, वह प्रशुल्क में बहुत हद तक कटौती होती है। कुछ मदों में हो सकता है कि यह कटौती 99% भी हो जाए, परंतु अधिकांश मदों में कटौती होती है। उससे क्या होता है, दोनों देशों को फायदा होता है कि ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता है। अगर टैरिफ कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगी, ये तो आप बेसिक बातें समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भारत से कॉटन का टेक्सटाइल जा रहा है, मान लीजिए भारत से टेक्सटाइल, उस पर यूरोपियन यूनियन अगर 20% टैरिफ लगाता है, तो 100 रुपए का शर्ट जो है वो भारत से जो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू 120 रुपए तो ऐसे ही होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर टैरिफ कम होगा तो इसका फायदा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री या जो भी चीजें यहां से निर्यात हो रही है उसको होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। अगर हमारे पास अब $15 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ट्रेड सरप्लस हो और अगर हम एफटीए करते हैं तो भविष्य में हमें और लाभ मिलने की संभावना है। जैसे यहां पर भी वही सारी बातें बार बार आ रही। जैसे अब तक अगर आप देखें तो दोनों देशों के मध्य लगभग 18-19 राउंड की वार्ता हो चुकी है। अभी मैंने आपको क्या कहा, 3 दिन पहले का न्यूज है कि जब से भारत और यूके के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अब यूरोपियन यूनियन के देश क्या चाह रहे हैं कि वो भी ब्रिटेन की तरह ही भारत के साथ एफटीए को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अमेरिका की जो वोलेटाइल नीति है इससे सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के देशों में रशिया से जो गैस सप्लाई बाधित होने के कारण यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बहुत विराम लगा है। ऐसी स्थिति में व्यापार की नई संभावना जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही यूरोपियन यूनियन के देश भी चाह रहे हैं। ट्रंप का वोलाटाइल रवैया। दूसरा, आपने अगर देखा होगा तो यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देश किसके मेंबर हैं? नाटो के मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रंप साहब ने आते ही क्या कह दिया कि भैया 2035 के बाद अपने रक्षा बजट को बढ़ाइए। अमेरिका ने ठेका नहीं ले रखा है कि पूरा नाटो का बड़ा भाग जो है उसका वहन कौन करे, अमेरिका ही। तो ऐसी स्थिति में अब उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। चलिए आज शांत हो जाइए, बोल्शेविक क्रांति नहीं करा देना यहाँ, है ना? ये रशिया नहीं है, देखना। चलिए अब कमेंटबाजी बंद, कल से फिर कमेंट ऑफ कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा वही करूंगा। सोसाइटी क्लास पूरी कमेंट ऑफ कर दूंगा, है ना? तो यहां क्रांति नहीं कराना है ना? तो देखिए, जैसे यूरोपियन यूनियन के लिए नए बाजार, भारत 145 करोड़ आबादी वाला देश है। अगर हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, शुरू की 4 अर्थव्यवस्थाओं में अगर भारत शामिल है, ऐसी स्थिति में हर देश क्या चाह रहा है कि भारत संभावनाओं का एक बड़ा बाजार है। तो जैसे हमारे लिए पोस्ट ट्रंप एरा में, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद हमारे लिए नए बाजार की तलाश हमारे लिए जरूरी है, उसी प्रकार यही स्थिति कमोबेश यूरोप के देशों की भी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, क्योंकि यूरोप में अधिकांश जो है, खास करके वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, औद्योगिक देश जो है, विकसित देश है, उनमें से अधिक देश की अर्थव्यवस्था जो है वो रूस के द्वारा सप्लाई जो किया जाता है गैस पर आधारित है। वैसी स्थिति में रशिया से गैस सप्लाई में बहुत हद तक कटौती कर दी गई, कई बार तो बाधित ही रहा। तो इन सब कारणों से यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था को भी विराम लगा है। तो उनके लिए भी अगर भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यह दोनों देशों के लिए बेहतर हो सकता है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य ट्रेड को लेकर बहुत सारी समस्याएं क्या है, ये हमारे एग्जाम का वीवीआई लिख लो, यहीं से सवाल बनेगा, है ना? लिखिए, नोट करिए, लिखिए लिखिए। भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते संबंधित प्रयास 2007 में ही प्रारंभ हुए। 2007 में ही प्रारंभ हुए, परंतु 2007 से लेकर अब तक 2025 तक यानी 2025 तक वार्ताओं के विभिन्न दौर के पश्चात सहमति न बन पाने के कारण एफटीए पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए बीटीआईए, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। लिखिए बीटीआईए, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर सहमति न बन पाने के भारत तथा यूरोपियन यूनियन के अपने अपने तर्क हैं। पहला एक हेडिंग बना लो, भारत का तर्क। जैसे भारत कुछ और कह रहा है ना? ये जो बीटीआईए है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर सहमति को लेकर, असहमति को लेकर भारत का तर्क, इंडिया का तर्क और यूरोपियन यूनियन का तर्क। अब भारत का तर्क, बहुत सारा तर्क आपने पहले भी देखा है ना? प्रशुल्क क्या करता है? संरक्षणवादी नीति अपनाता है, भारत से आने वाले उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाता है। 2 नंबर पर भारत का तर्क, 2 नंबर पर यूरोपियन यूनियन का तर्क। 3 नंबर पर यूरोपियन यूनियन का तर्क, 4 नंबर पर भारत का तर्क, 5 नंबर पर यूरोपियन यूनियन का तर्क। अब भारत का तर्क बहुत सारा तर्क आपने पहले भी देखा है ना? प्रशुल्क क्या करता है? संरक्षणवादी नीति अपनाता है, भारत से आने वाले उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाता है।
जो अभी हमने चर्चा की वही सारी बातें यहां भी आ जाती है, पर्यावरणीय मानकों तमाम जो बातें कही। तो भारत के तर्क में आप वो सभी तर्क लिख सकते हैं जो अभी संबंधों में चुनौतियां आपने में लिखा है। ज्यादा यूरोपियन यूनियन के तर्क पर हम लोग फोकस करते हैं। तो भारत का तर्क क्या है? हाई टैरिफ लगाता है, नंबर वन। प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवादी नीतियां हैं। दूसरा, बहुत सारे देश यूरोपियन यूनियन के अलग अलग मानदंडों का भी कई जगह पालन करते हैं, जैसे लेदर गुड्स पे कहीं पर 8% है, कहीं 20% है, कहीं 28% है। बहुत सारे जो देश हैं जो एनिमल उत्पाद को पूर्णतः प्रोहिबिट कर देते हैं, जैसे चमड़े का जो उत्पाद है उसको पूर्णतः निषेधित कर देते हैं। तो एक ही उत्पाद को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग मानक है ना। इससे क्या होता है, समस्या आती है। तो जो भारत के तर्क है, पहला तो आपने अभी जस्ट जो तर्क किए वही सारे अधिकतर तर्क हैं। तो दो शॉर्ट फॉर्म में बस 4-5 पॉइंट जो हमने वहां लिखा उसको संक्षेप में, पहले संरक्षणवादी नीति को प्रोत्साहन, दूसरा भारतीय उत्पादों पर उच्च प्रशुल्क, पर्यावरणीय मानक जो आपने वहां लिखा, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, बाल श्रम आदि के प्रयोग के कारण रोक, वीजा संबंधित कठिनाई, निर्यात को लेकर एकीकृत नीति का अभाव, जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया लेदर गुड्स का, है ना। अब यूरोपियन यूनियन का तर्क क्या लिखा है, तेजी से देख लो। संरक्षणवादी नीति को प्रोत्साहन, भारतीय उत्पादों पर उच्च प्रशुल्क, पर्यावरणीय मानक, तमाम जो अभी हमने बात की, वीजा संबंधित कठिनाई, निर्यात को लेकर एकीकृत नीति का अभाव। यूरोपियन यूनियन का तर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है यूरोपियन यूनियन का तर्क? जैसे पहला क्या है कि भारत अपने कृषि उत्पादों के बाजार को खोलना नहीं चाहता है, उससे हमारे किसानों का हित क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर दुग्ध उत्पाद है या अन्य जो भी कृषि उत्पाद है, अगर हम बाहर से यार उस पर प्रशुल्क हटा देंगे तो उससे हमारे भारतीय किसानों का हित क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा, नंबर वन। दूसरा, जो इन्वेस्टर है, यूरोपियन यूनियन के देश क्या कहते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर है उनका बड़ा पैसा निवेश, जैसे $110 बिलियन से अधिक पैसा इन्वेस्टमेंट किया यूरोपियन यूनियन की कंपनियों ने भारत में, लेकिन उनका मानना है कि भारत में जो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उसको लेकर बहुत सारी कठिनाई है। जैसे एग्जांपल से समझना, जैसे मान लीजिए BMW, आप सभी जानते हैं जर्मनी की कंपनी है, कार बनाती है। अगर मान लीजिए BMW और महिंद्रा के मध्य कोई एग्रीमेंट हुआ कि भारत में कोई कार मैन्युफैक्चर किया जाए, वैसी स्थिति में कल को कोई ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट होता है तो यूरोपियन यूनियन के देश क्या कहते हैं कि भैया ये मामला कहां चलाया जाए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। जबकि भारत का जो जुरिडिक्शन है, भारत का अगर भारत की कंपनी इन्वॉल्व है तो भारत क्या कहता है कि नहीं भैया, जो भी अगर समस्या है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में उसको लेकर जिरा करेंगे, उस पर बहस होगी। तो जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनको लगता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी उनका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कल को जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो भारतीय कंपनियों के हित में अधिक है, विदेशी कंपनियों के हित में नहीं है। दूसरा, भारत में डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई ज्यादा सेफगार्ड मैकेनिज्म नहीं है। तो जो कंपनियां अगर यहां सर्विस प्रोवाइड करती है तो ऐसी स्थिति में डेटा प्राइवेसी को लेकर कहीं ना कहीं डेटा का एक्सचेंज होता है, इसको लेकर समस्या हो सकती है। तीसरी बात, यूरोपियन यूनियन कहता है कि अगर भारत से मान लीजिए टेक्सटाइल के सेक्टर में या अन्य सेक्टर में अगर वो अपना बाजार खोलता है तो कहीं ना कहीं उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? तो बदले में भारत को क्या करना चाहिए कि भारत को जो यूरोपियन यूनियन से आने वाले अधिकांश महंगे उत्पाद है उस पर जो टैरिफ है उसको कम कर देना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझना, ऑडी, BMW, वोक्सवैगन, ये सब कहां की कंपनियां हैं? जर्मनी की कंपनी है, और ये क्या बनाती है? कार बनाती है। अगर भारत में मान लीजिए ऑडी की गाड़ी जर्मनी से मैन्युफैक्चर होकर जो आ रही है उस पर अगर 110-120% अगर टैरिफ लगता है तो जो 50 लाख की गाड़ी वहां की कीमत की है वो भारत में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ प्लस में बिकेगी। तो भारत जो महंगी गाड़ी है, जैसे भारत ने अभी यूके के साथ समझौता किया कि जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 110% से घटाकर 10% कर दिया, तो यूरोपियन यूनियन के भी देश क्या चाहते हैं कि जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो उनका स्पेसिफिक फील्ड है उसमें वहां की कंपनियों को कहीं ना कहीं टैरिफ में भारी कटौती हो। जैसे वोल्वो यूरोपियन फर्म है, जैसे आप देखें जितनी भी गाड़ी बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये सब देशों का मानना है कि उनके देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए टैरिफ में बहुत कटौती की जाए, क्योंकि भारत ने बहुत अधिक जो है टैरिफ ड्यूटी लगाई। तो यूरोपियन यूनियन के तर्क क्या है, ये हम पहले तर्क को देखते हैं। पहला कि भारत कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलना नहीं चाहता। जैसे सी फूड है, फिशरीज है ना, डेयरी प्रोडक्ट है। दूसरा, भारत में ईयू की कंपनियों द्वारा किया गया निवेश द्वारा किए गए को लेकर जोखिम अधिक है, जोखिम या खतरा अधिक, क्योंकि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, इन्वेस्टर समझते हो निवेशक, स्टेट राज्य यानी भारत, डिस्प्यूट कोई भी विवाद है, मैकेनिज्म उससे संबंधित तंत्र है ना, मैकेनिज्म
को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर हो रहना होगा। है ना? क्या लिखा है? भारत में यूरोपियन यूनियन की कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को लेकर जोखिम खतरा अधिक। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, जैसे मान लीजिए ऑडी कंपनी ने यहां निवेश किया और यहां पर ज्वाइंट कोलैबोरेशन यहां के लोकल मारुति के साथ मान लीजिए कोलैबोरेशन कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कल को कोई विवाद होता है तो विवाद के लिए ऑडी कहां की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है। तो मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और उनको यहां की न्यायपालिका पर भरोसा उतना नहीं है। लिख लिया? अगला, भारत में डेटा प्राइवेसी को लेकर भी यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को सख्त प्रावधान का अभाव दिखता है। भारी मशीन, ऑटोमोबाइल, शराब उद्योग से संबंधित क्षेत्रों में भारत द्वारा लगाए गए अधिक प्रशुल्क, हाई टैरिफ को भी कम से कम किए जाने की मांग। अभी 3 दिन रोज क्लास चलेगी, है ना? 3 दिन आपकी अभी तो चलेगी, देखते हैं। एक जो बड़ी समस्या है कि भारत में इन्वेस्टमेंट हेतु, निवेश हेतु बहुत सारी तकनीकी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा, एक साउथ कोरिया की स्टील कंपनी थी पॉस्को, 2005 में उसने भारत सरकार के साथ 50,000 करोड़ का उस समय के हिसाब से एफडीआई को लेकर एमओए पर साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया था। 2005 से लेकर 2015 तक भारत सरकार द्वारा 4,000 हेक्टेयर जमीन उसे अधिग्रहित करके देना था, जहां वो अपना स्टील प्लांट लगाती उड़ीसा में। सोचिए कि 10 साल तक जमीन अधिग्रहण ही नहीं हो पाया और कई सारे आदिवासी आंदोलन स्टार्ट हो गए, राज्य सरकार कुछ और कह रही, केंद्र सरकार और कुछ। तो अंत में 2015 में पॉस्को कंपनी ने हाथ जोड़ लिया कि भैया आपके यहाँ पैसा लगाने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप भारतीयों के पास बहुत समय है, 10 साल में जमीन नहीं दिल पा पाए तो यहाँ निवेश आदमी खाक करे। तो भारत में बहुत सरकार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही छत के नीचे बोरा भरकर पैसा लाइए, सब कुछ ओके मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे न्यायालय में मामला चला जाता है, भूमि अधिग्रहण को लेकर, कई बार पर्यावरण क्षरण को लेकर, कई बार ग्रामीण विकास विभाग, कई बार जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो जो निवेश के लिए पैसा आप लेकर आने के बाद भी बहुत सारी यहाँ तकनीकी जटिलताएं, है ना। हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे देश में थोड़ी अधिक प्रॉब्लम है ना। जैसे स्थानीय, अगर मान लीजिए जमीन का अधिग्रहण होगा, स्थानीय आदिवासियों के पेट पर लात पड़ेगा, उनकी संस्कृति को नुकसान होगा, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, जनजातीय आंदोलन, पहचान आधारित आंदोलन, कई विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी और मुद्दा क्या हो जाएगा, यह राजनीतिक हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश में निवेश को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों में अगर आप देखें तो आर्थिक क्षेत्र में सहयोग आपको बेहतर दिखता है, लेकिन यह सहयोग एक निर्धारित सीमा के भीतर ही है, एक सीमा से परे इसका विस्तार होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, है ना। तो दोनों देशों के मध्य एक रक्षा के सामरिक समझौते को आगे बढ़ाने को लेकर एक नया, तो एक बार नोट कर लिया। तो भारत यूरोपियन यूनियन के संबंधों का अगर भविष्य की बात करें तो क्या क्या आपको संभावनाएं दिखती है। पहला आपने देखा कि आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य क्या है, व्यापार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन सच्चाई क्या, हमारे यहां व्यापार कम है, नंबर 1। तो जल्द से जल्द हमें क्या करना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत हद तक, जैसे ब्रिटेन यूके के साथ हमने फ्री एफटीए कर लिया, है ना। सोचिए कि एक यूके के साथ $56 बिलियन का आपका ट्रेड हो रहा है, जो भविष्य में 2030-35 तक लगभग डबल होने की संभावना है। और यूरोपियन यूनियन में इतने 27 देश हैं और उनके साथ हमारा ट्रेड $137 बिलियन के आसपास। तो ट्रेड को भविष्य में बढ़ाना है, और भविष्य में ट्रेड तभी बढ़ेगा जब ट्रेड टैरिफ को लेकर जो भी एफटीए या सीटा या सीपा जैसा कोई ना कोई एग्रीमेंट हो, है ना। दूसरा, हम और क्या कह सकते हैं, जैसे रक्षा के क्षेत्र में जो सामरिक समझौता है उसको नेक्स्ट लेवल पर लिए जाने की जरूरत है। जैसे 2023 में गिनी की खाड़ी में, गुयाना में, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सैन्य अभ्यास हुआ बहुत लंबे समय के बाद। हिंद महासागरीय क्षेत्र में हाल के वर्षों में चीन की प्रभावी उपस्थिति देखी जा रही है, जो हमारे लिए भी चिंता है और पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए चिंता है। ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन के देशों को भारत के साथ इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में इन्वॉल्व गहन लेवल पर होने की जरूरत है। तो रक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बहुत अधिक है ना। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों के भविष्य को हम क्या कह सकते हैं, पहला
कि संबंधों में आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के मार्ग में बाधा क्या आ रही है, तो वीजा संबंधित हर्डल, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का विकास क्यों नहीं हो रहा, तो वीजा संबंधित जटिलताएं, तो उसको भी कहीं ना कहीं कम किया जाए। आर्थिक क्षेत्र में व्यापार के साथ साथ सामरिक समझौते को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। जैसे चीन को लेकर चाहे पश्चिमी देश, यूरोपीय देश हो या अमेरिका हो, ये हमेशा शंका भरी निगाह से देखते हैं और उसकी तुलना में भारत के प्रति उनकी निकटता रही है सैद्धांतिक स्तर पर, हर स्तर पर। तो भारत को कहीं ना कहीं चीन के विरोधी जो उनका दृष्टिकोण है, इसको भुनाने की जरूरत है। हमें और यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को और क्या करना होगा, बेहतर नेक्स्ट लेवल तक लाना होगा। और वर्तमान के इस वैश्विक युग में अगर आप देखें तो दो संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, पहला आर्थिक और दूसरा सामरिक, और दोनों ही मोर्चों पर भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों में कोई विशेष प्रगति नहीं देखी गई है। तो हमारे लिए संभावनाएं क्या है भविष्य में कि यूरोपियन यूनियन को अधिक से अधिक क्या करें, हम एंगेज करें, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखिए, भविष्य लिखे है नवीन सिंह, भविष्य, थोड़ी हाथ में मेरी प्रॉब्लम है, पहले से भी आप लोग को पता है। लिखिए, पहला संबंधों का भविष्य क्या कह सकते हैं कि भारत तथा ईयू के मध्य आर्थिक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, संभावनाएं एवं क्षमता है जिसका अब तक समुचित दोहन या उपयोग नहीं किया गया है। अतः एफटीए पर जल्द से जल्द आम सहमति बनाकर दोनों देशों के मध्य व्यापार को $300 बिलियन से अधिक निकट भविष्य में लाया जा सकता है। जैसे यूरोपियन यूनियन के कई देश जो हैं वो भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करते हैं। कई देशों के साथ हमने असैन्य परमाणु समझौता किया है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता चाहिए, भारत को अगर एनपीटी की सदस्यता, सॉरी, भारत को अगर एनएसजी की सदस्यता चाहिए, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो उसमें यूरोपियन यूनियन का साथ चाहिए। जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ये सब भारत के सदैव समर्थक रहे, जर्मनी। तो भारत को कहीं ना कहीं इनके साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट में लिखिए, लिख लिया, फटाफट लिखते चलो। भारत तथा ईयू के मध्य सामरिक समझौता होने के बावजूद रक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग का प्रायः अभाव दिखा है। अतः भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ अपने सामरिक संबंध को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों एवं चिंताओं के मद्देनजर और बेहतर एवं उन्नत करने की आवश्यकता है। इंडिया यूरोपियन यूनियन के मध्य पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, संपर्क तथा सांस्कृतिक संबंध को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। जैसे यहां हमने क्या लिखा है, भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य सामरिक समझौता होने के बावजूद रक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग का प्रायः अभाव दिखा है। उसका एक और कारण है, यूरोपियन यूनियन अधिकतर उसके देश किससे गाइड होते हैं, अमेरिका से। अगर भारत अमेरिका के संबंधों में नजदीकी अगर रहेगी तो यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देश जो है पहले भारत के समर्थन में रहते थे, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देश अमेरिका के विरोधी मत रख रहे हैं। जैसे फ्रांस देखे आप, है ना, अमेरिका को लेकर चाहे फिलिस्तीन के पर वोटिंग का मुद्दा हो, चाहे जो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया के मध्य पनडुब्बियों के समझौते की बात हो, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर डिपेंडेंसी यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों की हाल के वर्षों में घटी है। इसके साथ साथ अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही वोलेटाइल, खास करके ट्रंप के टेन्योर में रही है। एक और बड़ी बात है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति अब वैसी नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन भारत के मध्य पहले संबंध को निर्देशित कौन करता था, अमेरिका। और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में प्रगाढ़ता से भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंध क्या थे, मधुर थे।
लेकिन सच्चाई क्या है कि आज यूरोपियन यूनियन के कई देश अमेरिका द्वारा टैरिफ का हाइक किया जाना, टैरिफ को बढ़ाया जाना, अमेरिका द्वारा यूरोपियन यूनियन के देशों को भी धमकी दिया जाना, नाटो के खर्च को उनके द्वारा वहन किए जाने के लिए कहना, इन कारणों से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मध्य, खास करके सबसे अमेरिका के यूरोपियन यूनियन में दो बड़े देश समर्थक थे। पहला कौन था? यूके और दूसरा फ्रांस। और धीरे धीरे दोनों ही देश क्या है, अमेरिका से चिटक रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए क्या जरूरी है कि हमने अमेरिका के साथ जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, हमें और क्या जरूरत है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेटेड टाइज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, है ना? क्योंकि हमने क्या लिखा, अतः भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ अपने सामरिक संबंधों को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों एवं चिंता, वैश्विक चुनौतियां क्या है? चाइना को लेकर तो है ही, अमेरिका को लेकर भी। अमेरिका का बड़ा ही वोलेटाइल रवैया है। कल को अमेरिका हो सकता है, कल को भारत विरोधी आर्थिक प्रतिबंध जैसे उसने इंपोज किया है, यूरोपियन यूनियन के देशों को भी उसने संबोधित किया कि भारत पर टैरिफ क्या करो, बढ़ा दो, लगा दो, एक्स्ट्रा लगाओ। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में और यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देश अमेरिका के साथ समर्थन में भी आए। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत अमेरिका संबंधों में भी तलखी आई है, और खास करके भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदे जाने के कारण यूरोपियन यूनियन के देशों में भी थोड़ी नाराजगी है। तो इसको, नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है? डिप्लोमेटिक रिलेशन के जरिए, है ना? कूटनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करके हम यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को और हम बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? यूरोपियन यूनियन में एक प्रश्न मैं देता हूं, क्या आपको दिख सकता है नए तरह का प्रश्न? लिखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप। भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों में शिथिलता के कारणों की पड़ताल करते हुए दोनों देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने के क्या प्रयास होने चाहिए, चर्चा करें। एक आपसे एफटीए पर डायरेक्ट पूछ सकता है ना? भारत तथा यूरोपियन यूनियन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता के अब तक सफल कारणों को स्पष्ट करते हुए भारत के लिए इस मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को रेखांकित करें। वीबीआई दिख सकता है आपको यह प्रश्न नए कॉन्टेक्स्ट में? थोड़ा सा हम लोग कल ब्रिटेन भारत संबंध में जो मुक्त व्यापार समझौता, बस उसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे, है ना? उसके बारे में चर्चा करके, और कल हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें प्रपोज सुधार, भारत का तर्क, उन सब पर चर्चा करेंगे, है ना? तो एक बार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पे जो भी आपके पास नोट से पढ़ कर आएंगे, बस उसकी सिंपली चर्चा करेंगे, है ना? उसके बाद सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और उसको लेकर चलिए। किसी को कोई प्रश्न पूछना है जेन्युइन, है ना, तो पूछो। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि। कल परसों दोनों दिन क्लास है, और जरूरत पड़ी तो सैटरडे। भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों में